तो आज का सबसे पहला आर्टिकल है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर जो ट्राइबल शेड्यूल ट्राइबल समाज का फॉरेस्ट एंड कम्युनिटी लैंड पे जो क्लेम्स है उसके 15% जो क्लेम्स है वो अभी तक पेंडिंग है। और इसके सबसे ज्यादा केसेस तेलंगाना, उड़ीसा, आसाम और गुजरात और महाराष्ट्र में है। अब इस न्यूज आर्टिकल के तहत हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम 2 स्कीम्स भी देखेंगे। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी बात शेड्यूल ट्राइब्स के राइट्स या फिर ट्राइबल लैंड्स या फिर ट्राइबल वेलफेयर की हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। आप अच्छे से जानते हैं कि भारत में अलग अलग प्रकार के डाइवर्स शेड्यूल ट्राइब है, अलग अलग प्रकार के ट्राइबल समाज रहते हैं और जनरेशन टू जनरेशन ये जो ट्राइबल समाज है वो जंगल पे डिपेंडेंट रही है अपने जीविका के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये अपने राइट से डिप्राइव्ड रहे, इन्हें इनका हक नहीं मिला और अगर इन्हें इनका हक नहीं मिलेगा तो ये विकास से वंचित रह जाएंगे, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा इनका। तो इसलिए इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इनके लाइवलीहुड को इंश्योर करने के लिए और एक सिक्योरिटी देने के लिए सरकार एक एक्ट लाती है जो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इस एक्ट को 2006 में लाया गया था। इस एक्ट का मकसद था जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स है उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करना। बेसिकली ऐसे शेड्यूल ट्राइब जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, बेसिकली दे लिव इन फॉरेस्ट। तो सरकार ने इस एक्ट के तहत 2 प्रकार के राइट्स लाए, एक है इंडिविजुअल राइट और एक है कम्युनिटी राइट। इंडिविजुअल राइट के अंदर आता है, मान लीजिए सरकार ने एक ट्राइबल फैमिली को एक जमीन दिया और कहा कि आप इस पे रहो, आपका घर बनाओ और उसके बाद आप इस पे खेती भी कर सकते हो। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि एक ट्राइबल फैमिली का पेट भरेगा और उनका घर चलेगा। लेकिन वहीं जब सरकार एक जंगल के कुछ हिस्से तक एक पूरे समाज को, एक पूरे ट्राइबल ग्रुप को ये इजाजत देती है, ये जो जंगल का हिस्सा है इस पे आप अपने जानवरों को चढ़ने के लिए भेज सकते हो, आप या इस जंगल के हिस्से से फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकते हो, आप लकड़ियां कलेक्ट कर सकते हो, आप जड़ी बूटियां कलेक्ट कर सकते हो या फिर इस जंगल के इलाके में आप कुछ ग्रो भी कर सकते हो। रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस, तो इसको कम्युनिटी राइट्स कहते हैं, जहां पे सरकार एक फैमिली, एक परिवार का ख्याल तो रखती ही है इंडिविजुअल राइट्स देके, उसी तरह एक ट्राइबल समाज का भी ख्याल, पूरे ट्राइबल समाज का भी ख्याल रखती है सामाजिक लेवल पे उन्हें कुछ अधिकार देके। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 तरीके के राइट्स दिए गए थे, इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनिटी राइट। और इसी राइट्स की बात यहाँ पे हो रही है कि 15% जो ऐसे लैंड पे क्लेम्स है शेड्यूल ट्राइब द्वारा वो 15% पेंडिंग है और उसके सबसे ज्यादा केसेस तेलंगाना, उड़ीसा, आसाम, गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। अब इसी आर्टिकल के अंदर 2 स्कीम्स मैं आपको बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो वो है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा बिरसा मुंडा जी का नाम है, आप जानते हैं ट्राइबल एंटी कलोनियल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा जी के नाम पे ये स्कीम रखा गया है। धरती आबा का मतलब होता है फादर ऑफ द अर्थ। बिरसा मुंडा जी को फादर ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है और जनजातीय समाज मतलब ट्राइबल समाज को जनजातीय समाज कहा जाता है। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ये एक स्कीम है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है और इसके अंदर अलग अलग स्कीम्स हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर, अलग अलग टारगेट के साथ, अलग अलग फंडिंग के साथ। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देते हुए समझाऊं तो मान लीजिए ट्राइबल हेल्थ को रिलेटेड अलग स्कीम है, ट्राइबल एजुकेशन से रिलेटेड अलग स्कीम है, ट्राइबल लीडरशिप से रिलेटेड अलग स्कीम है और वो सब आते हैं इस एक स्कीम के अंदर। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इज एन अम्ब्रेला स्कीम। 2024 में अक्टूबर 2024 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को इनॉग्रेट लॉन्च किया था बेसिकली। दूसरा स्कीम है आदि कर्मयोगी अभियान। आदि कर्मयोगी अभियान का मकसद था 1 लाख ट्राइबल गांव, 1 लाख ट्राइबल विलेजेस में कैपेसिटी बिल्डिंग और ग्रास रूट लेवल पे ट्राइबल लीडरशिप को डेवलप करना। ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए कि 1 लाख विलेजेस, यहाँ पे एक 1 लाइनर या फिर MCQ फंसता है अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो। अब जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है नेशनल कैमल मिशन।
फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग एक इनिशिएटिव लाने का सोच रही है, बेसिकली एक स्कीम लाने का सोच रही है, एंड दैट इज नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। ये देखा जा रहा है कि इंडिया में जो कैमल की पॉपुलेशन है वो बहुत स्टेडी तरीके से गिरते जा रहा है। तो सरकार इस इनिशिएटिव के माध्यम से ये जो स्टेडी फॉल है कैमल की पॉपुलेशन में उसे रिवर्स करना चाहती है। अगर हम डाटा के हिसाब से चले तो ये देखा जा रहा है कि कैमल के पॉपुलेशन में 1977 से 75% का ड्रॉप आया है। अब ये एक बहुत ह्यूज ड्रॉप है और इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ये नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव लाना चाहती है। 20th जो 20वां लाइफ स्टॉक सेंसस था, आपको पता होगा सेंसस सिटीजन्स के लिए तो होता ही है, साथ में जानवरों के लिए भी होता है, जिसमें सरकार हमारे देश में कितने जानवर हैं, स्पेशली वो एनिमल्स जिस पे हम डिपेंडेंट है, फॉर एग्जाम्पल काउ, शिप्स, बफेलोज, कैमल, ये सब। तो जो 20th लाइफ स्टॉक सेंसस था उसमें ये देखा गया कि 2019 में सिर्फ 2.52 लाख 2.52 लाख ही कैमल की पॉपुलेशन बची है भारत में 2019 में, जबकि 11 लाख कैमल हमारे देश में 1977 में थे और 2013 में 4 लाख कैमल की पॉपुलेशन भारत में थी। तो आप खुद समझ जाइए कि ये कैमल का पॉपुलेशन कितना ड्रास्टिकली गिरा है। और ऐसा नहीं है कि ये पॉपुलेशन कभी गिरा फिर उठा और फिर गिरा, नहीं, इट्स अ स्टेडी फॉल, हर साल गिरते ही जा रहा है। अब यहाँ पे आपको एक वन लाइनर ध्यान में रखना है कि कैमल की जो 90% पॉपुलेशन है वो 2 स्टेट पे कंसंट्रेटेड है, राजस्थान और गुजरात। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं और हो सकता है आप राजस्थान और हरियाणा समझ ले, बट ऐसा नहीं है, राजस्थान और गुजरात, ये आपको थोड़ा याद रखना है। दूसरा, सरकार और भी कुछ अलग अलग एडिशनल स्टेप्स लेगी, जैसे कि राजस्थान कैमल एक्ट को रिव्यू करने का प्रपोजल भी भेजेगी और उसके बाद ई मार्केट प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन चीज़ों को करने की कोशिश करेगी। और जो इंटर स्टेट ट्रेड है कैमल्स के, जो इंटर स्टेट ट्रेड मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो कैमल्स का ट्रेड होता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, सरकार उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे थोड़ा सुधारने की कोशिश करेगी। और उसके बाद फिर आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने लाइवलीहुड के लिए कैमल्स पे डिपेंडेंट हैं राजस्थान और गुजरात में। जैसे हमारे और पूरे देश में गाय और भैंस पे, काउज और बफेलोज पे लोग अपने जीविका के लिए डिपेंडेंट होते हैं, वैसे ही राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में लोग कैमल पे भी डिपेंडेंट होते हैं अपने जीविका के लिए। तो इसलिए सरकार का ये प्रयास रहेगा, इस राजस्थान कैमल एक्ट के थ्रू, राजस्थान सरकार का ये एक एक्ट है कि कैमल का कंजर्वेशन और लाइवलीहुड राइट्स, जो उनके पालने वाले हैं उनका लाइवलीहुड, उनकी जीविका राइट्स, दोनों के बीच एक बैलेंस लाया जा सके। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, इंटर स्टेट ट्रेड मैकेनिज्म को पे ध्यान देना है, उसे सुधारना है, ट्रेसेबल बनाना है। उसके बाद फिर बेटर ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ई मार्केट। नाउ नेक्स्ट इज डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन। आपको अच्छे से पता है कि हमारे देश में पिछले कुछ ही दिन पहले 22 बच्चों की जान कफ सिरप से चली गई और उसमें जो टॉक्सिक केमिकल इन्वॉल्व थे वो ये है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन। राजस्थान बैन्स कफ सिरप विथ डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन। और दूसरा है डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये 2 केमिकल हैं जिसका नाम आपको याद रखना है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन एंड डाइथाइलिन ग्लाइकॉल। एक टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल विच इज पॉइजनस सब्सटेंस विच में रेंडर द कंटेंट्स इंजूरियस टू हेल्थ। और आप जानते हैं कि बच्चों की जान किडनी फेलियर से हुई है, बहुत छोटे छोटे बच्चे, 2 साल के, 5 साल के, 7 साल के बच्चे की जान गई है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट केमिकल के नाम आपको याद रखने हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 2 केमिकल सिर्फ अभी न्यूज़ में हैं। अगर आप अच्छे से न्यूज़ फॉलो करेंगे तो कुछ महीने पहले भी कफ सिरप से रिलेटेड ही बवाल उठा था और उस समय भी ये 2 केमिकल्स के नाम आए थे। तो ये 2 आपको याद रखना है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन एंड डाइथाइलिन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज जापान प्राइम मिनिस्टर। जापान ने इतिहास रच दिया है। कैसा इतिहास? जापान को उनकी पहली सनाए ताकाइची, वो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है, सनाए ताकाइची। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हैं वो।
अगर मैं इनके सनाई ताकाइची, जापान की जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, उनके आइडियोलॉजी का अगर आपको थोड़ा आइडिया दूं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट कंजर्वेटिव टाइप की लीडर हैं। अल्ट्रा नेशनलिस्ट क्योंकि वो हमेशा से ही बहुत क्रिटिकल रही हैं चाइना के खिलाफ। तो आपको ये नाम याद रखना है, सनाई ताकाइची। नेक्स्ट इज द जोर साहिब। द जोर साहिब नाम से आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा, बट सेक्रेड फुटवेयर्स बिलोंगिंग टू गुरु गोबिंद सिंह जी। आप जानते हैं सिख धर्म के 10वें जो गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी, और माता साहिब कौर उनकी धर्म पत्नी जो थी, उनके जो फुटवेयर्स थे उसी को द जोर साहिब कहा जाता है। सिख धर्म के लिए उसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। और अब वो जो जोर साहिब है, यानी कि माता साहिब कौर के फुटवेयर और गुरु गोबिंद सिंह जी का जो फुटवेयर है, उसे पटना साहिब के गुरुद्वारे में, पटना साहिब गुरुद्वारे में अब रखा जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं 10वें सिख गुरु, उनका जन्म स्थान है पटना, उनका जन्म स्थान बिहार है। तो इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए जोर साहिब को पटना साहिब गुरुद्वारा में रखा जाएगा। मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इस बात का अनाउंस किया। ये ग्लोरियस सिख हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हिस्ट्री और कल्चर, आर्ट एंड कल्चर दोनों से जुड़ा हुआ है। अब जो नेक्स्ट है हमारा इंडियन नेवी रॉयल नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज कोंकण 25। आपको ये याद रखना है, कोंकण 25, दिस इज द नेम। इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, स्पेशली आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका वाला, उस वाले रीजन को वेस्ट कोस्ट लाइन जो है इंडिया का, उसे कोंकण कोस्ट कहा जाता है। तो वहीं पे मैरीटाइम एक्सरसाइज किया गया है बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूके नेवी। तो ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज था बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी। रॉयल नेवी मतलब यूके की नेवी, और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और रॉयल नॉर्वेजियन नेवी भी इसका हिस्सा थी। नाउ द नेक्स्ट इज सुदर्शन चक्र। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने एक शॉर्ट्स डाला था सुदर्शन चक्र के ऊपर, बट इसमें इस आज के करंट अफेयर्स में हम इसे डिटेल में थोड़ा समझेंगे। बेसिकली भारत अपना आयरन डोम बनाने जा रहा है। आप जानते हैं हम ऐसे देशों से घिरे हुए हैं जो कि हमारे देश में अक्सर परेशानियां क्रिएट करते रहते हैं, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए भारत सरकार अपना एक मल्टी लेयर प्रोटेक्शन शील्ड तैयार करना चाहती है, और वो है मिशन सुदर्शन चक्र। इसका नाम रखा गया है मिशन सुदर्शन चक्र। भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु के जो सुदर्शन चक्र है उस पे नेशन वाइड एयर डिफेंस शील्ड बाय लिंकिंग 6000 to 7000 रडार्स का इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? ताकि दुश्मन जो हम पे टारगेट करना चाहता है उसे हम ट्रेस कर सके, यानी कि हमला होने से पहले ही उसे ट्रेस किया जा सके। आपने इजराइल का आयरन डोम के वीडियोस देखे होंगे, बस वैसे ही उसमें रडार्स इन्वॉल्व होंगे, उसमें लेजर सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। क्यों? ताकि दुश्मन के जो वेपन्स हैं, दुश्मन के जो हथियार हैं, उसे हवा में ही टारगेट करके खत्म किया जा सके। तो ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क होगा जिसमें सैटेलाइट सर्वेलेंस सिस्टम भी होगा। सैटेलाइट सर्वेलेंस मतलब स्पेस से सैटेलाइट्स, हमारा जो भारत है उस पे निगरानी बनाए रखे हुए हैं, ताकि दुश्मन की जो गतिविधियां हैं उस पे स्पेस से ही नजर बनाई जा सके। भारत के क्रिटिकल पोजीशंस पे आप जानते हैं हमारे देश में अलग अलग सालों में ताज, आपको मुंबई अटैक याद होगा, फिर अभी हर बार अटैक्स होते रहते हैं। बेसिकली पूरे देश को मुश्किल में डाला जाता है, जो कि पर्पसफुली किया जाता है ऑफ कोर्स। तो सरकार उससे डील करने के लिए सुदर्शन चक्र ला रही है, ताकि जो हमारे देश के अंदर स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं और जो पॉपुलस प्लेसेस है जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उससे मल्टी लेयर प्रोटेक्शन दिया जा सके। उसके बाद फिर ड्रोन अटैक्स के लिए भी फुल प्रूफ बनाना, ड्रोन मिसाइल्स के लिए भी फुल प्रूफ बनाना इस मिशन का पर्पस है। इस मिशन में बहुत ज़्यादा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बस इतना ही नहीं, ये जो भी प्लान है मिशन सुदर्शन चक्र, इसे डीआरडीओ ने इनफैक्ट इसे शुरू भी कर दिया है। डीआरडीओ ने अर्ली स्टेप्स ले लिए हैं। पिछले ही महीने डीआरडीओ ने कुछ टेस्ट किए थे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का, जिसमें कि डीआरडीओ ने कंबाइंड क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्ट किया था। इसका पर्पस था कि आने वाली जो हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट्स है उसे पहले ही
इंटरसेप्ट मतलब भांप लिया जाए, उसे पहले ही पहचान लिया जाए। उसके बाद वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, बहुत ही क्लोज रेंज के थ्रेट्स, उसके इंटरसेप्शन के लिए भी। और एक 5 किलोवाट का लेजर था। तो जो इनिशियल स्टेप्स लेने थे डीआरडीओ द्वारा लिए जा रहे हैं। इट्स अ इंडिजिनस सिस्टम विद इंटीग्रेटेड मिसाइल एंड लेजर डिफेंसेस। तो ये है क्या, ये मिशन क्या, ये एक बेसिकली एक शील्ड है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, ये सुदर्शन चक्र एक शील्ड है जिसका पर्पस है बेसिकली भारत को मल्टी लेयर सुरक्षा देना। उसके बाद इसमें आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस, पीएसयू पब्लिक सर्विस यूनिट्स, प्राइवेट सेक्टर, सेवरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडीज इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगी। इट्स अ मल्टी लेयर एयर शील्ड जिसका काम है मॉनिटर करना, डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना और फिर डिस्ट्रॉय करना। और हमारा सबसे आखिरी जो करंट अफेयर्स है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर का, वो है बायोस्फीयर रिजर्व का। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को के द्वारा इंक्लूड किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और इसके इंक्लूजन के बाद, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के इंक्लूजन के बाद, अब भारत में टोटल 13 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ट्रांस हिमालयन रीजन का पार्ट है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको यूपीएससी में अच्छा फंसा सकता है, एंड दैट इज इट इनकॉम्पासेस द एंटायर स्पीति वाइल्ड लाइफ डिविजन और उसके एडजॉइनिंग एरियाज लाहौल फॉरेस्ट डिवीजन इंक्लूडिंग बाड़ालच्छाला पास, भरतपुर एंड सरचू। इसका एल्टीट्यूड मतलब ये जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो 3300 से 6600 मीटर तक के एल्टीट्यूड पे है। इट इंटीग्रेट्स पिन वैली नेशनल पार्क, किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रताल वेटलैंड एंड सरचू प्लेन्स, जिसमें बहुत सारे प्लेट्यूज इन्वॉल्व हैं, ग्लेशियल वैलीज इन्वॉल्व हैं, एल्पाइन लेक्स इन्वॉल्व हैं, हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द कोल्डेस्ट एंड ड्राइस्ट इकोसिस्टम इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। दूसरा, जो कोल्ड डेजर्ट होता है, कोल्ड डेजर्ट इज जोन इनटू 3 पार्ट्स। कोर जो कि 2665 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है, जो कि ये ऑफ कोर्स ये नंबर आपको याद नहीं करना है। बफर और ट्रांजिशन। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कोर, बफर और ट्रांजिशन, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जो कोर एरिया होते हैं उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट अलाउ नहीं होता, वहाँ पे ह्यूमन नहीं जा सकते। सिर्फ किसी तरह का रिसर्च या अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही लिमिटेड ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट अलाउड होता है। लेकिन जो ट्रांजिशनल जोन होता है उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट अलाउड होता है। यहाँ पे छोटी छोटी बस्तियों में लोग भी रहते हैं, ट्राइबल पीपल्स भी रहते हैं, तो ये अलाउ होता है। तो यहाँ पे भी ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स हर सप्ते का लेते आऊँगी। अभी अक्टूबर के और 3 पार्ट्स आने बाकी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। और सुदर्शन चक्र पे एक शॉर्ट बना है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी।